हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, सेल बायो की बीएससी की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वाली पीछे वाली वीडियो में हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का शुरू किया था, जिसमें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। इस वाली वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी वीडियो वैसे आगे हायर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लाइक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। खैर शुरू करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था, वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा था वहाँ पे, लाइक हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें यहाँ पे होता है इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। इसमें यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट देखने को मिलता है हमें। ओके, लाइक लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, बट इसमें एनर्जी का यूज होगा। हम बोल सकते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। ओके, अप हिल मतलब किसी भी मशीन वगैरह से हम जब पानी पंप करते हैं, लाइक घरों में भी, तो हम ऊपर की साइड में करते हैं ना, ऊपर की साइड में हमें लाइक छत पे भेजना होता है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसीलिए ये भी हम बोल सकते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट है। और एनर्जी अगर रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। नॉन स्टॉप स्पॉन्टेनियस यहाँ पे ये रिएक्शन रहती है। अगर हम बाहर से हम एटीपी से है वो इसको एनर्जी देंगे, तब जाके ये यहाँ पे है वो एनर्जी नेगेटिव में है वो ये कन्वर्ट हो पाएगी। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस ये रिएक्शन है वो हो पाएगी। एनर्जिकली ये नॉन फेवरेबल होती है, हमें एनर्जी देना पड़ता है बाहर से, तब जाके ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस ट्रांसपोर्ट में है वो रहती है। वो एनर्जी है वो अलग अलग टाइप से है वो यहाँ पे मिल सकती है। हम बोल सकते हैं कि लाइक यहाँ पे सबसे पहले बात करें, लाइक सोडियम है, इसका ट्रांसपोर्टर अगर हम देख रहे हैं बाहर की साइड जाता है सोडियम, या अंदर की साइड कम होता है सेल में, तो कम की तरफ, कम से बाहर की तरफ वो सोडियम को अगर हमें भेजना है, तो सोडियम हमें पंप का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एटीपी को यूज़ करता है। अगेन लास्ट में हम ये देखते हैं कि कपलिंग विद अनदर एनर्जी ग्रेडियंट मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे एनर्जी है वो अलग अलग टाइप से मिल सकती है। लाइक वो लाइट से है वो एनर्जी हमें मिल सकती है। वो एटीपी का यूज़, हम एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करके एनर्जी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से हमें है वो एनर्जी मिल सकती है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो से हमें यहाँ पे है वो एनर्जी यहाँ पे मिल सकती है। इनमें से किसी से भी टाइप की एनर्जी को यूज़ करके अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है कम कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है वो यहाँ पे दो टाइप का हमें देखने को मिल जाता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपली कुछ है नहीं यहाँ पे, लाइक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करता है एनर्जी को टू जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, डायरेक्टली एनर्जी को यूज़ करता है, चाहे वो लाइट हो चाहे वो एटीपी हो। उसको वो यूज़ करके डायरेक्टली है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो जनरेट कर लेता है। लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करा देता है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग पंप होते हैं। लाइक पी टाइप का पंप होता है जिसमें हम सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करेंगे। एफ टाइप का पंप होता है, एफ टाइप ऑफ पंप, जिसमें हम हाइड्रोजन पंप के बारे में बात करेंगे। वी टाइप का पंप होता है यहाँ पे, जिसमें जो कि वैक्यूल्स वगैरह पे होते हैं, तो उसमें हम हाइड्रोजन पंप अगेन वहाँ पे है वो काम आता है एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए, लाइसोसोम वगैरह के अंदर वहाँ पे है वो देखने को मिलता है। एपीसी ट्रांसपोर्ट होता है देन यहाँ पे हम एपीसी ट्रांसपोर्टर हम देखेंगे, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एमडीआर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो इसी का पार्ट होता है। देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम यहाँ पे है वो देखते हैं कि ये को ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, और प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो ग्रेडियंट बनता है उसी को है वो बाद में पैसिवली मूवमेंट करा के एक एनर्जी को फोर्स जनरेट होता है, जिसको यूज़ करके ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वी कैन से। ओके, ये हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टाइप था पी टाइप ऑफ पंप। इसी के बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें एग्जांपल हमने देखे थे सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल हमने देखा था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है एनिमल्स की। यहाँ पे पी
शो करता है फॉस्फेट को। देन अगर हम कैल्शियम पंप भी देखेंगे और पोटेशियम हाइड्रोजन पंप भी देखेंगे। यहाँ पे पी टाइप ऑफ पंप में पी रिप्रेजेंट करता है फॉस्फेट को, क्योंकि यहाँ पे एटीपी है वो हाइड्रोलाइसिस होकर फॉस्फेट है वो इसके ऊपर जुड़ता है। फॉस्फोराइलेजिंग डोमेन यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ट्रांसपोर्ट गेट्स फॉस्फोराइलेटेड एंड कंजर्व एस्पार्टिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे इसका जो रिसेप्टर या फिर चैनल होता है ट्रांसपोर्टर होता है, उसमें है वो एस्पार्टिक एसिड एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, उसके ऊपर है वो यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड हो किया जाता है। उसके बाद में वो एक्टिव होता है और वो ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। सो फॉस्फोराइलेसिंग साइट होती है, वहाँ पे हमें ये सब देखने को मिलता है। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे एक पी टाइप के पंप की एक स्ट्रक्चर है एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डोमेन। ओके, सो इससे ट्रांसपोर्ट होगा एंड अंदर की साइड में साइटोसोल की साइड में यहाँ पे डोमेन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक्टिवेटिंग डोमेन होता है। यहाँ पे नीचे वाला एटीपी बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग होता है। ये वाला है फॉस्फोराइलेटिक डोमेन, जहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में फॉस्फोरस ऐड होता है। और ये है एक्टिवेटेड डोमेन, जो कि एक्टिव होने के बाद में ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद। सो यहाँ पे एटीपी जुड़ता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होने के बाद जो फॉस्फेट अलग होता है तो वो यहाँ पे ऐड होता है, और जो कि एक्टिवेटेड डोमेन को एक्टिव करता है फॉस्फोरस। नाउ अगर हम बात करें पी टाइप के पंप में भी सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। ओके, सो सोडियम पोटेशियम पंप भी यहाँ पे मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। इनमें एनिमल सेल की में है वो मेजरली यहाँ पे देखने को मिलता है एज ए इलेक्ट्रोजेनिक पंप, और जो कि अंदर की तरफ सोडियम को कम रखने में हेल्प करता है, कम से ज़्यादा की तरफ यहाँ पे मूवमेंट कराता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सो इट इज़ अ मेडअप ऑफ टेट्रामर। यहाँ पे 4 इसकी सब यूनिट होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की। जो 2 अल्फ़ा सब यूनिट है तो वो कैटालाइटिक सब यूनिट होती है, 2 बीटा होती है वो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, जो कि रेगुलेट करती है इस ट्रांसपोर्ट को। और अब यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है इसका ट्रांसपोर्टर, जो कि यहाँ पे है वो 3 सोडियम बाइंड होते हैं इस वाली साइड पे, और दूसरी वाली साइड पे यहाँ पे है वो 2 पोटेशियम बाइंड होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। सो ये कुछ एक प्रकार का है वो पंप है सोडियम पोटेशियम पंप। और नीचे की साइड अगेन साइटोसोलिक साइड में हम देखते हैं डोमेन होते हैं, एटीपी बाइंडिंग डोमेन होते हैं पी टाइप में, और लाइक फॉस्फोराइलेटिंग और एक्टिवेटेड डोमेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले सोडियम बाइंड होते हैं। ये इवन स्टेज स्ट्रक्चर जो है, ये जो पहले जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम ईवन बोल रहे हैं। ईवन के साथ में 3 क्या जुड़ जाते हैं, सोडियम जुड़ जाते हैं। सोडियम जुड़ने के बाद में एटीपी डोमेन पे एटीपी जुड़ जाता है। तो सो हम बोल सकते हैं ईवन एन और एटीपी की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, ईवन प्लस 3 Na प्लस एटीपी। ओके, सो यहाँ पे नोट्स में आप करेक्ट कर लेना, ईवन प्लस 3 Na प्लस एटीपी। सो इसके बाद में सोडियम बाइंड होने के बाद में एटीपी बाइंड होने के बाद में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में फॉस्फोरस है वो फॉस्फोराइलेटिंग डोमेन पे है वो जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में एक्टिवेटरी डोमेन को वो एक्टिव कर देता है, जिसके कारण इस ट्रांसपोर्ट में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलती है। जिस चेंज होने के कारण, उसमें चेंज होने के कारण ये जो सोडियम आप देख पा रहे हो वो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो वो बाहर निकल जाते हैं। नाउ अगर हम बात करें सोडियम आउट हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो वो E1 से E2 में स्ट्रक्चर में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अब कंडीशन हमारे पास मिल गई है कि हमारे पास E2 है, बिकॉज स्ट्रक्चर चेंज हो गई है तो E2 बन गया। अब यहाँ पे फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, और अब ये क्या होता है, सोडियम जैसे ही बाहर जुड़ आजाद चला जाता है, यहाँ पे 2 पोटेशियम ऐड हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं E2P प्लस 2 पोटेशियम। ओके, सो 2K प्लस, तो यहाँ पे 2 आप ऐड कर लेना। सो 2 पोटेशियम यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। अब क्या होता है, बिकॉज अंदर की तरफ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, तो वो फॉस्फोरस हट जाता है इस वाले डोमेन से। फॉस्फोरस जैसे ही डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है वो डोमेन, जैसे ही फॉस्फेट हट जाता है, वैसे ही हटने के बाद में, तुरंत हटने के बाद में पोटेशियम है वो अंदर की तरफ आ जाता है, क्योंकि वही स्ट्रक्चर है वो वापस से पहले वाली आ जाती है, जिसके कारण है वो E2 से E1 स्ट्रक्चर जैसे ही आती है, तो वैसे ही वो पोटेशियम है वो यहाँ से है वो अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम अंदर की साइड आ जाते हैं 2, तो वापस से स्ट्रक्चर है वही बन जाती है E1 वाली। अगेन ये साइकिल है वो रिपीट होता जाता है। E1 पे अगेन है वो 3 सोडियम ऐड होते हैं, एटीपी ऐड होता है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस होते ही स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगी, सोडियम बाहर चला जाएगा, पोटेशियम ऐड हो जाएगा।
अगेन फॉस्फोरस हट जाएगा तो पोटेशियम अंदर आ जाएगा। तो ये इसके इनहिबिटर है, कुछ केमिकल्स होते हैं ओआरवेन डिजिटलिस एंड डिजिटॉक्सिन्स जो कि इस सोडियम पोटेशियम पंप को रोक सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ओके, सो यहाँ पे ये अगेन काम में आते हैं हमारे हार्ट अटैक्स वगैरह में। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप को ये रोक सकते हैं। अब बात करें अगर कैल्शियम पंप की, जो कि पी टाइप का पंप में ये एग्जांपल आ जाता है, जो कि स्मूथ ईआर मसल सेल की स्मूथ ईआर पे यहाँ पे ये होता है, जिसे हम सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं। मसल सेल्स की जो ईआर होती है, बिकॉज वहाँ पे कैल्शियम पंप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसकी ईआर को हम बोलते हैं सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम। ओके, सो स्टोरेज हाउस होता है जो कि स्मूथ ईयर, वहाँ पे कैल्शियम को स्टोरेज किया जाता है। सो कैल्शियम पंप के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे दो कैल्शियम है वो साइटोसोलिक साइट से है वो एटीपी का यूज करके यहाँ पे या तो बाहर की तरफ चले जाते हैं, या फिर है वो या तो सेल से बाहर की तरफ चले जाएंगे, या फिर है वो ईआर में आ जाएंगे। क्योंकि साइटोसोल में सेल की साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम रखनी होती है हमें, तो या तो वो कैल्शियम सेल से बाहर भेजना होता है, या फिर कैल्शियम है वो ईआर के अंदर हमें स्टोर रखना है। तो इसीलिए कैल्शियम को साइटोसोल में इनडायरेक्टली हम कहें तो कम रखना होता है। सो कैल्शियम विद इन साइटोसोल इज़ कीप्ड वेरी लो। ओके, सो उसको लो करने के लिए या तो हमें सेल से बाहर भेजना होगा उसको, या फिर ईआर के अंदर। सो इसीलिए यह कैल्शियम पंप दोनों जगह देखने को हमें मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर के ऊपर। ओके, देन आता है यहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। ओके, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेराइटल सेल्स जो कि और ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि स्टोमच की वॉल के अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। स्टोमच में जो गैस्ट्रिक पिट्स होती है जिसके नीचे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वहाँ पे अलग अलग सेल्स होती है, लाइक म्यूकस सेल्स, सीप सेल्स एंड पेराइटल सेल्स, जी सेल्स। तो पेराइटल सेल्स में यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड एक हाइड्रोजन है वो बाहर जाता है और एक पोटेशियम है वो अंदर आता है इस पंप के थ्रू। इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप हम इसे वो बोलते हैं। अगर हम देखें जैसे कि स्टोमच है, ये स्टोमच की स्ट्रक्चर है, और स्टोमच की ये वाली वॉल को अगर हम अलग करके देखें तो इस प्रकार की कुछ यहाँ पे 3D में स्ट्रक्चर अगर हम जनरेट करें इसकी वॉल की, तो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे अंदर की तरफ है वो इसे पिट होती है, गैस्ट्रिक पिट, जिसके अंदर की साइड में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जिसमें अलग अलग सेल्स होती है, लाइक म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल, और ये पेराइटल सेल्स है जो कि HCl सिक्रेट करती है। वो वाली सेल को बोलते हैं पेराइटल सेल। इस पेराइटल सेल को अगर बड़ा करके हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। सो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है, बिकॉज बाहर एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। सो और पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे होता क्या है कि ATP यूज़ करके यहाँ पे है वो हाइड्रोजन है वो कम कंसंट्रेशन, मतलब अंदर से है वो बाहर की साइड में है वो मूव हो जाता है, और यहाँ पे पोटेशियम है वो बाहर से है वो अंदर की तरफ आता है। सो ये है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। बेसिकली यहाँ पे क्लोराइड आयन भी है वो बेसिक स्कल सरफेस से यहाँ पे है वो आता है, जो कि सेल के अंदर, और वो सेल से बाहर है वो क्लोराइड आयन चैनल के थ्रू है वो बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड है वो मिलके HCl बना लेते हैं। खैर आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन पंप के बारे में, जो कि मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमें देखने को मिलता है, और फंजाई पे और प्लांट्स पे भी। लाइक ये है यहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन। एंड यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे ये पंप होता है हाइड्रोजन पंप, जो कि ATP को यूज करके हाइड्रोजन को कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ पंप करता है, जिससे यहाँ पे वो हाइड्रोजन आयन एक साइड में वो एक्यूमुलेट देखने को मिलता है, जिससे pH है वो कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट V टाइप के पंप के बारे में, सो V टाइप ऑफ पंप एंड इसके चेंज कन्फर्मेशन चेंज या फिर टाइप्स के बारे में, सो V0 V1 पंप भी हम बोलते हैं इसको।
V4 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है V4 वोक्यूल्स। सो V4 वोक्यूल्स मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सेल के अंदर जो वोक्यूल्स होती है, प्लांट सेल्स के अंदर जो वोक्यूल्स होती है उसके ऊपर ये पाया जाता है। और उसके जैसे ऑर्गेनल्स लाइक ये डिस्कवरी हुआ था वोक्यूल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, इसीलिए इसको वी टाइप का पंप है वो यहाँ पे बोलते हैं। बाकी ये जो हमने हाइड्रोजन पंप देखा है उसके जैसा ही सिमिलर है। सो इट इज़ ए सिमिलर टू हाइड्रोजन पंप। ओके एंड ये प्रेजेंट होता है एसिडिक कंपार्टमेंट जैसे सेल ऑर्गेनल्स में। सो प्रेजेंट इन एसिडिक कंपार्टमेंट ऑफ सेल्स लाइक जैसे वोक्यूल्स जैसे सेल ऑर्गेनल्स। बाकी और कौन से होते हैं लाइक वोक्यूल्स है एंड लाइसोसोम है, वैसा ही है ऑर्गेनल्स होता है थोड़ा बहुत। लाइसोसोम एंडोसोम हो गया एंड जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है, सो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये वी टाइप का पंप हमें देखने को मिलता है। सो ये ऑल्सो यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है ओस्टियोक्लास्ट जो कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस जो होती है बोन्स की जो मैक्रोफेज सेल्स होती है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, जिन्हें हम ओस्टियोक्लास्ट हम बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स पे भी देखने को मिलता है और स्पर्म पे भी ये वी टाइप का पंप है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इंटरकैलेटेड जो सेल्स होती है किडनी की यहाँ पे उसमें भी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है ये वी टाइप का पंप। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद करनी है। नेक्स्ट पंप ऑफ टाइप के पंप अगर हम बात करें एफ टाइप ऑफ पंप के बारे में, सो इसको F0F1 पंप यहाँ पे होता है जो कि एटीपी सिंथेज करने में जो एटीपी सिंथेज जो होता है, एटीपी पंप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ये भी है वो हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि एटीपी सिंथेज पंप होता है। एटीपी पंप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में वो यहाँ पे है वो एफ टाइप का पंप है वो देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे डिस्कवरी किया गया था फर्नांडिस के द्वारा। डिस्कवरी इसका किया गया था एफ टाइप के पंप को। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखा जाता है। सो फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। सो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ये पाया जाता है। एंड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी ये है वो देखने को हमें मिलता है। सो यहाँ पे ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर ये कुछ इस प्रकार से है वो एटीपी पंप हमें देखने को मिलता है जो कि एफ टाइप का पंप होता है, जो कि एटीपी को यूज़ करके एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करके उस एनर्जी को यूज़ करके हाइड्रोजन को कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करा पाता है। यही वो पंप है जो बाहर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हाइड्रोजन को मूव भी करा सकता है, जिससे फोर्स जनरेट होता है, जिससे एटीपी से है वो फोस्फेट जुड़ के एटीपी बनाता है। सो एटीपी सिंथेस पंप भी यही है। सो इट इज़ वर्क एज F0F1 पंप ओके या एंजाइम एटीपीएस एंड एट एक्सपेंस ऑफ 1 एटीपी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इट कैन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट 3 हाइड्रोजन आयन। ओके सो एक एटीपी को यूज़ करके 3 हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एटीपी सिंथेस की अगर हम बात करें हाइड्रोजन पंप ऑपरेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन ओके लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो एटीपी को सिंथेसिस अभी हम डायग्राम में देखे थे कि हाइड्रोजन कम कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे मूव कर रहा है थ्रू एफ टाइप के पंप में, लेकिन अभी हमें एटीपी सिंथेसिस कराना है तो ये उल्टी डायरेक्शन में हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा। उल्टी मतलब जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में अभी हाइड्रोजन बहुत सारे आ गए हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये हाइड्रोजन मूव करेंगे। जब नीचे की साइड में मूव करेंगे तब एक वो फोर्स जनरेट होगा, तब यहाँ पे एटीपी से है वो फॉस्फेट ऐड होकर सक्सेसफुली एटीपी का वो सिंथेसिस हो पाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में ये एटीपी सिंथेस और एटीपी पंप ये जो है हाइड्रोजन पंप है वो रिवर्स डायरेक्शन में उसके है वो काम करता है। आप यहाँ पे वो देख पा रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे है वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है वो होती है, तो वहाँ पे इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लाइक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होते हैं जहाँ से वो NADH प्लस से यहाँ पे वो हाइड्रोजन आयन है वो अलग यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से आता है, स्पेस में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स लाइक थर्ड में है वो यहाँ पे FADH से है वो यहाँ पे H प्लस है वो इधर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूवमेंट होता है, तो वो यहाँ पे हम ETC में देखते हैं। सो इस प्रकार से इन कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करके ये हाइड्रोजन आयन है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो जाती है और अंदर की साइड में है वो मैट्रिक्स साइड में है वो कम हो जाती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन।
अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो कि यहाँ पे ये है कॉम्प्लेक्स 4 या फिर एटीपी, यहाँ पे एटीपीएस पंप है यहाँ पे ये। इसमें अगर हमें एटीपी को, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को अगर हमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराना है, तो यहाँ पे एटीपी के एक्सपेंस से एटीपी को यूज़ करके यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन को वो आउटसाइड में वो भेज सकते हैं, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे वो इसी से वो भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से एज ए पंप का काम करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे काम करता है। बेसिकली नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन आयन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस एटीपीएस पंप के थ्रू है वो यहाँ पे अंदर की तरफ आते हैं, मैट्रिक्स वाले पार्ट की तरफ, जिससे यहाँ पे वो हाइड्रोजन ये डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आने के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रोजेनिक ग्रेडियंट है वो एक फ्लो जनरेट होता है, जिसके कारण एनर्जी एक जनरेट होती है, जिससे क्या होता है कि ये जो एडीपी यहाँ पे रहता है वो एक फॉस्फोरस के साथ में जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस एनर्जी को यूज़ करके वो एडीपी है वो फॉस्फेट के साथ में जुड़ के एटीपी बना लेता है। तो इस प्रकार से एटीपी की सिंथेसिस होती है। नाउ अगर बात करें टोटल एक एटीपी को बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, यहाँ पे एक बिकॉज हमने देखा कि एक एटीपी को बनाने में 3 हाइड्रोजन जब आते हैं यहाँ पे, तो एक एटीपी है वो बनता है। 3 हाइड्रोजन जब अंदर की तरफ आते हैं तब एक एटीपी यहाँ पे फॉर्म होता है, F1 पार्टिकल्स। ओके, सो F0 से F1 यहाँ पे मूव हो रहा है, F0। सो 3 हाइड्रोजन जब आते हैं तो एक एटीपी बनता है, लेकिन इसी एक एटीपी बनने के लिए यहाँ पे एक फॉस्फेट की भी तो रिक्वायरमेंट रहती है। इस एक फॉस्फेट को बाहर से अंदर की तरफ लाने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। एक फॉस्फेट को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से अंदर की तरफ लाने के लिए इसके साथ में एक हाइड्रोजन भी आता है, तभी इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये फॉस्फेट आ पाता है। तो एक फॉस्फेट को अंदर लाने के लिए एक हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है, और उसके बाद में ये एटीपी बनने के लिए 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो टोटल एक एटीपी एट द एंड बनने के लिए नेट हाइड्रोजन हमें है वो 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि 3 जब अंदर आते हैं तब ये बॉन्ड बना पाता है एडीपी फॉस्फोरस के साथ में, और वो फॉस्फोरस आता किसके साथ में, एक हाइड्रोजन के साथ में आता। तो कुल टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब नेक्स्ट अब एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है एबीसी का, एटीपी बाइंडिंग कास्केट। ओके, जो कि मोस्ट एंशिएंट है, एंशिएंट टाइप का वो पंप है, जो कि बैक्टीरिया, आर्किया और प्लांट, फंजाई और एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स। ओके, सो एटीपी हम देखो नाम में क्या है, एबीसी, जिसका तो फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कास्केट और ट्रांसपोर्ट। ओके, जो कि ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, और एटीपी बाइंडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। सो जो कि ये भी है वो बिलोंग करता है ट्रिपल ए फैमिली से, मींस एटीपीएस एसोसिएटेड एक्टिविटी। यहाँ पे एटीपीएस एसोसिएटेड एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। और इसमें अगर एग्जांपल की हमने बात की, जो बैक्टीरिया में ये एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या काम करता है, बैक्टीरिया में ये न्यूट्रिएंट्स अपडेट करने का काम करवाता है, लाइक एमिनो एसिड बाहर से अंदर आने का, पेप्टाइड और शुगर मॉलिक्यूल्स, और वो सब है वो बैक्टीरिया के अंदर है वो इसी एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आते हैं। और जो अंदर से जो एक्सोटॉक्सिन जो रिलीज़ करता है बैक्टीरिया, वो इसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू है वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है। बात करें अगर यूकैरियोट्स में भी यीस्ट के बारे में, यीस्ट में ये इन्वॉल्व करता है एबीसी ट्रांसपोर्टर मेटिंग फैक्टर को रिलीज़ करने के लिए। मेटिंग फैक्टर एक यीस्ट से दूसरे यीस्ट में है वो जब ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसी एबीसी ट्रांसपोर्टर का हेल्प लेता है। प्लांट में अगर हम बात करें, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन पे ये देखने को मिलता है, जो कि जीनोबायोटिक्स को है वो वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट करता जाता है। जो फॉरेन टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं, जीनोबायोटिक्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो जब सेल के अंदर आते हैं, प्लांट सेल के अंदर, तो वो वैक्यूल्स के ऊपर ये एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है, उसके थ्रू है वो वैक्यूल्स के अंदर है वो जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एनिमल में अगर हम बात करें, ह्यूमन में हमने CFTR देखा है, सिस्टिस फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर्स, जो कि यहाँ पे क्लोराइड आयन चैनल है। ऑल्दो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है CFTR की, ये यहाँ पे है वो
पैसिव ट्रांसपोर्ट है, न कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एबीसी ट्रांसपोर्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो सीएफटीआर है एबीसी ट्रांसपोर्टर का पार्ट होके भी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये एनर्जी को यूज़ किए बिना ट्रांसपोर्ट करता है क्लोराइड आयन को हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिकॉज इसमें इसको एक्टिव होने के लिए ओनली एटीपी की बाइंडिंग ज़रूरी रहती है, इसीलिए ये एबीसी ट्रांसपोर्टर में आता है। बाकी एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करना इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। सीएफटीआर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ओनली एटीपी की बाइंडिंग रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे एनिमल में ही है वो एमडीआर्स आते हैं, जो कि कैंसरस सेल्स में पी ग्लाइकोप्रोटीन है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा होने के कारण, एक्स्ट्रा सिंथेसिस होने के कारण कैंसरस सेल्स में ये एमडीआर्स जनरेट हो जाते हैं, जो कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कैंसरस सेल्स बहुत ही ज़्यादा ओवर ग्रोथ होती है, जिसको ग्रोथ को कम करने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं लाइक विनक्रिस्टिन, जो कि उसकी ग्रोथ को एक बार के लिए स्लो कर देता है। लेकिन विनक्रिस्टिन के लिए भी है वो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाती है कैंसरस सेल में। फिर हम अगेन है वो कैंसरस सेल्स है वो अगेन यहाँ पे विगोरस ग्रोथ करने लगती है, तो उसको रोकने के लिए हम अगेन दूसरी ड्रग्स देते हैं विनब्लास्टिन। तो वो अगेन है वो उस ड्रग से है वो थोड़ा स्लो होती है ग्रोथ, लेकिन कुछ समय बाद उसके ऊपर भी है वो रेजिस्टेंस शो करने लगती है कैंसरस सेल्स। फिर हम तीसरी टाइप की है वो ड्रग्स देते हैं विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन के बाद में, जिसके बारे में अगेन लेकिन लाइक टेक्सोल देते हैं। तो वो सब ड्रग्स है वो धीरे धीरे उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो इस प्रकार से करने लगती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पी ग्लाइकोस प्रोटीन सीक्रेट होने से यहाँ पे एबीसी ट्रांसपोर्ट है वो बन जाते हैं, जिसके कारण वो एबीसी ट्रांसपोर्ट करते क्या है, ये जो ड्रग्स अंदर आई थी वो सारी ड्रग्स है वो वापस से बाहर इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये कैंसरस सेल्स फेंक देती है, जिससे ये ड्रग्स इसके अंदर इस सेल्स के अंदर है वो काम में नहीं आती है। अब बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी, लेकिन इसमें है वो एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। एक प्राइमरी बिकॉज देखो इसमें होता है क्या है कि एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज़ करके वो यहाँ पे है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं इट इज़ डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म्स बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। लाइक अभी हम बात करेंगे इट कैन बी को ट्रांसपोर्ट। ओके, सो इसमें को ट्रांसपोर्ट होता है मीन्स दो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस वो साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसे सिम्पोर्ट बोलेंगे, अगर वो अपोजिट साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सो उसे एंटीपोर्ट हम बोलेंगे। लाइक को ट्रांसपोर्ट में अगर सिम्पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सो उसका फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है लेक्टोज परमिएज। जो लेक ओपरेन में जब हम एक इस जीन को देखते हैं लेक वाई को, जो कि सिंथेसिस कराता है लेक्टोज परमिएज को, जो कि ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके है वो ये सेट हो जाता है लेक्टोज परमिएज, जो कि लेक्टोज को अंदर आने देता है, लेक्टोज को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। जो कि यूज़ करता है यूज़ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर एक्टिव अपटेक ऑफ लेक्टोज। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है ये जो लेक्टोज परमिएज है ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर है, ये एनर्जी यूज़ करता है। इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर कौन होता है जिसका वो हेल्प करता है, वो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन पंप, जो कि हमने देखा था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो कि एटीपी को यूज़ करके हाइड्रोजन को कम कंसंट्रेशन से यहाँ पे कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराता है, जिसके कारण इस हाइड्रोजन पंप के कारण बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ होने के कारण होता क्या है, इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर की इस एक्टिविटी के कारण इस हाइड्रोजन आयन की हाई कंसंट्रेशन को यूज़ करता है लेक्टोज परमिएज। इस लेक्टोज परमिएज ये इस हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को यूज़ करके इस हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की तरफ यानी अंदर की तरफ उन हाइड्रोजन को मूव कराता है। हाइड्रोजन मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
सो जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको यूज़ करके, जिस एनर्जी को यूज़ करके जो लैक्टोज है वो भी बाहर से वो अंदर की तरफ आ जाता है, जो कि बाहर कम होता है और अंदर ज़्यादा होता है। सो कम कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लैक्टोज मूव करता है, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन आयन के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के मूव होने के कारण यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेट होता है, उसके कारण इससे एनर्जी मिलती है। सो इनडायरेक्टली इसने वो लैक्टोज फैमिलीज ने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का यूज़ किया, जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ा रहा था। उस हाइड्रोजन आयन को यूज़ करके वो यहाँ पे एक हाई टू लो की तरफ मूव कराया हाइड्रोजन को, जिससे एक एनर्जी जनरेट हुई। उस एनर्जी को यूज़ करके लैक्टोज को कम कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ये भेज रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही, को ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट में ही यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आता है, जो कि इंटेस्टाइनल के एपिथेलियम सेल्स में सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो कि इंटेस्टाइनल के एपिथेलियल सेल्स पे एपिकल सरफेस पे जिधर फूड होता है उस साइड पे यहाँ पे है वो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है बिकॉज यहाँ पे देखो इस एपिथेलियम सेल्स की ये है एपिकल सरफेस और ये है बेसोलेटरल सरफेस। इसकी बेसोलेटरल सरफेस में होता क्या है, एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। उस सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, आपको भी पता है कि 3 सोडियम बाहर भेजता है, 2 सोडियम अंदर लाता है, जिसके कारण होता क्या है, सेल के अंदर से वो सोडियम बाहर चला जाता है, तो सेल के अंदर यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन हो जाती है कम। और सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन अगर कम है तो यहाँ पे वो ल्यूमन की साइड में यानी सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो इसको वो ये इस प्राइमरी ट्रांसपोर्ट को हेल्प में लेके क्या करेगा, ये जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है तो इस कंसंट्रेशन को, इस ग्रेडियंट को यूज़ करेगा और सोडियम को हाई कंसंट्रेशन से सेल के अंदर में है वो, बिकॉज सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई थी बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप। सो इसको यूज करके यहाँ पे ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करता है, सोडियम ग्लूकोज पंप क्या करता है कि इस सोडियम को वो सेल के अंदर लाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो एक एनर्जी जनरेट होती है, जिस एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज भी इसके साथ में है वो आ पाता है कम कंसंट्रेशन टू ज़्यादा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ग्लूकोज भी इसके साथ में मूव कर पाता है। तो इसीलिए इसको वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसने भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है। अगेन डायरेक्टली एटीपी वगैरह की एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहा है, ये सोडियम के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनने के कारण एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो कि है वो यहाँ पे ग्लूकोज को भी साथ में ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब अगर हम बात करें एंटीपोर्ट की अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन वाले एग्जांपल की, तो उसमें आता है सोडियम कैल्शियम पंप, जो कि कैल्शियम आयन को वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है। और ये यहाँ पे वो ईआर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, जो कि कैल्शियम को साइटोसोल में है वो कम कराता है। मतलब सेल के अंदर से है वो साइटोसोल से है वो सेल से है वो कैल्शियम को बाहर निकालता है, बिकॉज हमने पहले भी देख चुके हैं कि कैल्शियम को साइटोसोल में कम ही रखना होता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें भी है वो एज ए, बिकॉज ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें भी ये भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेगा। सो इसमें भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो सोडियम पोटेशियम पंप होगा। सो अगेन हमें पता ही है कि सोडियम पोटेशियम पंप से है वो होता क्या है कि सोडियम बाहर चले जाते हैं, तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इस ज़्यादा कंसंट्रेशन को ये सोडियम कैल्शियम पंप यूज़ करके सोडियम को है वो लाएगा अंदर की तरफ, जो कि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, लेकिन जिससे वो एक एनर्जी जनरेट होगी और उस एनर्जी को यूज़ करके यहाँ पे कैल्शियम है वो साइटोसोल से है वो बाहर निकल पाएगा इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू। सो ये यहाँ पे सोडियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम बाहर जा रहा है, इसीलिए इसको एंटीपोर्ट बोल रहे हैं। सो ये साइटोसोल में है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को। अब इन केस ऑफ हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ली जाती है, जो कि इसको इनहिबिट करती है सोडियम पोटेशियम पंप को ये लाइक विनक्रिस्टिन वगैरह जो भी है यहाँ पे ओवाबिन्स वगैरह हमने देखा था डिजिटलिस, तो वो यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होती है
सोडियम पोटेशियम पंप को जब इनहिबिट कर देगी तो बाहर की तरफ वो सोडियम ज़्यादा हो नहीं पाएंगे, तो वो सोडियम है वो बाहर से अंदर की तरफ आ नहीं पाएंगे, तो कैल्शियम भी बाहर से वो अंदर से बाहर की तरफ जा नहीं पाएगा। तो सेल के अंदर कैल्शियम हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी सेल के अंदर, जिसके कारण मसल्स जो कि है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्पफुल होती है, जिससे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हार्ट अटैक से थोड़ा सा वो यहाँ पे है वो कम रिस्क हमें देखने को मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स आयंस की अगर हम बात करें, जो कि लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है ट्रांसपोर्ट में, सो इसमें अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जनरलाइज्ड की अगर हम बात करें सेल ईटिंग जो कि फेगोसाइटोसिस हमें बोलते हैं, वो हम देखेंगे, जो कि वो लार्ज सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अगर हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं सेल के अंदर, तो वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के होता है। और वहीं अगर हम बात करें सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिनरल्स जैसे बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, उसको अगर हम जैसे अंदर की तरफ अपटेक कर रहे हैं तो वो पिनोसाइटोसिस होता है, जिसे हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। वहीं अगर स्पेसिफिक जनरलाइज्ड की बात नहीं करें, स्पेसिफिक की बात करें तो वो होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड होके वो उसका अंदर की तरफ वो अपटेक देखने को मिलता है। अब वहीं अगर हम बात करें कोई मॉलिक्यूल लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर कोई लार्ज फूड पार्टिकल्स है, तो फेगोसाइटोसिस में होता है क्या, वो अंदर की तरफ यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक एक्टिन मायोसिन का एक मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिससे है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों आपस में है वो एक तरफ वो आके एक वेसिकल जैसा फॉर्मेशन होने लगता है। और इसमें केविकोलिन एंड केविन यहाँ पे कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि क्लेथरिन इंडिपेंडेंट जब एंडोसाइटोसिस होता है या फिर फेगोसाइटोसिस होता है तब ये काम में आता है। तो यहाँ पे जब ये टोटली पूरा अंदर की तरफ एक वेसिकल बन के आ जाता है और इसके अंदर फूड पार्टिकल्स या फिर वायरसेस होते हैं, जिसे हम फेगोसोम बोलेंगे, एंड ये फेगोसोम है ये फ्यूज़ हो जाता है लाइसोसोम के साथ में, जिसे हम फेगोलाइसोसोम बोलेंगे, जिससे वो लाइसोसोमल एंजाइम है वो अंदर की तरफ सीक्रेट हो जाएंगे, जिससे वो क्या होगा कि यहाँ पे अंदर की तरफ जो भी फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन हो जाएगा, और जिसका है वो फिर सीक्रेशन है वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का सेल के अंदर हो जाएगा अब्जॉर्प्शन। बात करें रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की, तो यहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल अपटेक हमें वो देखने को मिलता है एलडीएल का, और आयरन का हमें देखने को मिलता है विटामिन B12 का। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस लीवर के अंदर होता है, और वो लीवर में कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस होने के बाद में ब्लड में है वो चला जाता है। अब ब्लड में है वो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल पार्टिकल्स होते हैं लाइक APO-100, तो इसको वो डिग्रेड करना होता है क्योंकि ये हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसका अपटेक होने के लिए एलडीएल जो होता है ब्लड से आता है, वो सेल के अंदर यहाँ पे एक रिसेप्टर के थ्रू आता है जिसे एलडीएल रिसेप्टर बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपिड जो रिसेप्टर होता है। अब इसमें एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं रिसेप्टर के अंदर, जो कि होता है एस्पार्जिन, प्रोलिन एंड यहाँ पे कुछ भी दूसरा एमिनो एसिड हो सकता है, और लास्ट में आता है टायरोसिन एमिनो एसिड। और इसी रिसेप्टर के साथ में ये अडेप्टर प्रोटीन जुड़े रहते हैं, एपी प्रोटीन, और ये भी एपी प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग। और लाइक अगर AP1 है तो उसका एंडोसाइटोसिस होगा, AP2 है तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो अलग अलग नंबरिंग। यहाँ पे AP1 होता है बिकॉज हम एंडोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं, अंदर की तरफ आएगा तो यहाँ पे AP1 प्रोटीन होता है, अडेप्टर प्रोटीन 1। इसके साथ में वो क्लेथरिन मॉलिक्यूल्स है वो जुड़े रहते हैं, तो कोई भी वेसिकल्स वगैरह होती है उसको कोटेड रखता है क्लेथरिन प्रोटीन। तो यहाँ पे ये क्लेथरिन प्रोटीन है वो बाहर की तरफ होता है, और ये रिसेप्टर होएगा जिसके साथ में LDL आता है। तो LDL जैसे ही आता है तो यहाँ पे अडेप्टर प्रोटीन्स वगैरह इसके साथ में होते हैं, तो एक सिग्नलिंग जनरेट होती है कि जो डायनामिन जो प्रोटीन्स होता है ATP को यूज़ करके, यहाँ डायनामिन्स होते हैं, वेसिकल पिंचिंग कराता है डायनामिन, एक्टिन वगैरह जो प्रोटीन होके इसको अंदर की तरफ दबा के एक पिंचिंग जनरेट करता है, पिंचिंग करके एक वेसिकल को अलग से इसको वेसिकल बना देता है और सेल के अंदर आ जाता है ये रिसेप्टर के साथ में LDL भी, लो डेंसिटी लिपिड भी। अब इसके साथ में बिकॉज रिसेप्टर के साथ में रिसेप्टर भी है
इस वेसिकल के साथ में अडेप्टर प्रोटीन भी है, क्लेथरिन भी है, ये सारे के सारे रिसाइकल हो जाते हैं, इस वेसिकल से अलग हो जाते हैं। क्लेथरिन प्रोटीन भी ये अलग हो जाते हैं। एंड उसके बाद में बच्चा जो रिसेप्टर है वो भी बाद में है, वो रिसेप्टर भी है, वो रिसाइकल करने के लिए चले जाते हैं। बच्चा जो अंदर की तरफ एलडीएल आया है वो और वेसिकल दोनों है वो यहाँ पे लाइसोसोम के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण एलडीएल के ऊपर है वो लाइसोसोम का एंजाइम है वो वर्क करेगा और एलडीएल को डिग्रेड कर देगा, उस कोलेस्ट्रॉल को, उस लो डेंसिटी लिपिड को डिग्रेड कर देगा और डिग्रेडेड वो जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो यहाँ पे सेल के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे एलडीएल है वो डिग्रेड हो जाएगा। सो इसमें जब ये सबसे पहले सेल के अंदर आता है ये वेसिकल रिसेप्टर के साथ में एलडीएल, तो उसका पीएच 7 रहता है और उसे एंडोसोम बोलते हैं, अर्ली एंडोसोम, शुरू वाला एंडोसोम। लेकिन जब ये क्लेथरिन वगैरह है वो अलग हो जाते हैं, कुछ समय बाद में इसका पीएच 6.5 हो जाता है, जिसे लेट एंडोसोम हम बोलते हैं। और अगर हम इसमें म्यूटेशन की बात करें, हमने देखा था कि रिसेप्टर के ऊपर एक कंजर्व सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड का, जो कि होता है एस्पार्जिन, प्रोलिन और टायरोसिन। वहीं अगर लास्ट वाले एमिनो एसिड टायरोसिन में म्यूटेशन होके टायरोसिन की जगह सिस्टीन एमिनो एसिड अगर जुड़ जाए तो यहाँ पे एक म्यूटेशन क्रिएट होगा, जिससे है वो ये जो रिसेप्टर है वो फंक्शन लेस हो जाएगा, काम करेगा नहीं, काम नहीं करेगा मतलब एलडीएल को है वो सेल के अंदर की तरफ नहीं ला पाएगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इसका नहीं होगा। सो कॉज फेमिलियल हाइपर कोलेस्टोमिया एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ओके, एक ही जीन में म्यूटेशन होने के कारण ये हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। सो इसका क्या होगा, ये म्यूटेशन होने के कारण एंडोसाइटोसिस नहीं होगा, एज ए रिजल्ट यहाँ पे लाइसोसोम के साथ में फ्यूज़ नहीं हो पाएगा, एज ए रिजल्ट यहाँ पे एलडीएल डिग्रेड नहीं हो पाएगा। ये एलडीएल अगर डिग्रेड नहीं होगा तो ये ब्लड में इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो ये ब्लड में एलडीएल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इसी को बोलते हैं हाइपर कोलेस्टेमिया, जिससे यहाँ पे है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, जिससे है वो हार्ट अटैक है वो देखने को वो मिल सकता है। सो अब बात करें अपटेक ऑफ आयरन्स की। सो आयरन अपटेक्स भी कुछ इस प्रकार से होता है कि सेल के अंदर अगर या फिर सेल से बाहर अगर आयरन को ट्रांसपोर्ट अगर हम करना है तो उसके लिए एक कैरियर प्रोटीन होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है बाहर की तरफ, और अगर ये केस बन जाए कि उस आयरन को हमें स्टोर रखना है, सेल के अंदर ही अंदर स्टोर ही रखना है, तो स्टोरेज के लिए एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं फेरेटिनिन, जो कि आयरन को स्टोर कराने में हेल्प करता है। वही अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की, सो जो एंडोसाइटोसिस होता है बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है जो कि कैरिंग आउट करती है एक्सोसाइटोसिस को। एक सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है जिसके अंदर कुछ किसी भी मान लो प्रोटीन को हमें सेल के बाहर भेजना है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेजना है, तो वो यहाँ पे है वो एक वेसिकल उसको कैरी करती है, जिसे रेजिडुअल वेस्ट भी बोलते हैं अगर हम बात करें सिक्रेटरी वेसिकल्स की। एंड कंटिन्यूस एक्सोसाइटोसिस में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती है जो कि है वो कैरी करती है एक्सोसाइटोसिस को, जो कि ट्रांसपोर्ट कराती है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें एंटीबॉडी और एल्बुमिन्स है, एंटीबॉडीज़ भी है वो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस उसकी होती है सिंथेसिस होने के बाद में। और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल के अंदर बनते हैं और वो बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक वेसिकल में वो पैक हो जाते हैं, और वेसिकल में पैक होके उस वेसिकल के ऊपर क्लेथरिन की कोटिंग कर दी जाती है और एपी प्रोटीन की एडेप्टर प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाती है। और अगर एक्सोसाइटोसिस की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर उसे भेजना है तो एडेप्टर प्रोटीन सेकंड है वो कोट हो जाता है, जिसके और वहाँ पे वी स्नेर भी उसके साथ में प्रोटीन ऐड हो जाता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होता है टी स्नेर, टारगेट स्नेर प्रोटीन, जिसके साथ में अटैच होकर वो एक्सोसाइटोसिस होता है। खैर यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रांससाइटोसिस। सो वो ट्रांससाइटोसिस क्या होता है, एक तरफ से है वो सेल के अंदर आता है और फिर अंदर से है वो दूसरी तरफ से है वो बाहर चला जाता है। इसका एक एग्जांपल है लाइक मदर के ब्लड में एक एंटीबॉडी होती है लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो क्या होती है वो यहाँ पे लाइक प्लेसेंटा वगैरह है उसकी स्किन एपिथेलियम की एक साइड से वो ये इंटर करता है इम्यूनोग्लोबुलिन उस सेल के अंदर, और इंटर करने के बाद में वेसिकल्स में
ये पैक होके यहाँ पे दूसरी साइड से है वो ये वेसिकल्स है वो ये इसके साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में फ्यूज़ होके ये जो दूसरी साइड में जिधर की साइड में है वो इन्फेंट जो बच्चा होता है उसका जो ब्लड होता है उसकी साइड में ये रिलीज़ कर दिया जाता है। सो इसको बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। एक साइड से है वो इंटर करता है, दूसरी साइड से है वो एग्जिट कर जाता है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, हमने बात की इस वाली वीडियो में पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और कुछ लार्ज मोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में भी। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम वो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम देखने वाले हैं। हमने पूरा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों हमने देख लिया। पीछे वाली वीडियो में आप पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देख सकोगे। इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हो। बाय बाय।